तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन उस वक्त रात के तकरीबन 8:15 बज रहे थे। चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। इस समय मैं मुकुंदगढ़ की एक छोटी सी गली में खड़ा था। हुआ कुछ यूं था कि उस दिन मैं अपनी आर्मी की भर्ती में जाकर वापस से घर लौट रहा था और मेरे सारे साथी लोग पहले ही निकल चुके थे। ऐसे में मैं अकेला ही रह गया था। मैं चाहता तो पहले ही निकल जाता, लेकिन किसी पर्सनल कारण के चलते मुझे बगल वाले गांव में जाना पड़ गया था। उसके बाद मैं रात के करीबन 8:15 बजे के आसपास टैक्सी स्टैंड पर आ गया। दरअसल मैंने देखा कि उस टैक्सी स्टैंड के पास मुझे एक भी ऑटो नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में मैं वहीं पर रखी हुई एक टेबल पर जाकर बैठ गया और किसी साधन के आने का वेट करने लगा। टाइम बीतता गया और उसके साथ ही मेरी उम्मीदें अब कम होती जा रही थी, क्योंकि मुझे कोई भी टैक्सी वाला वहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऊपर से बारिश ने भी मुसीबत में बाधा बनना शुरू कर दिया था। हल्की हल्की बारिश के चलते अब मेरे कपड़े भी गीले होने लगे थे। अब समय लगभग 9:30 बजे के आसपास हो गया था और हैरानी तो इस बात की थी, इस टैक्सी स्टैंड पर मैंने अभी तक कोई भी टैक्सी नहीं देखी थी। तभी मैंने देखा कि मुझे उस टैक्सी स्टैंड के पास एक आदमी छाता लिए हुए अपनी तरफ आता हुआ नजर आने लगा। उस आदमी ने पूरी की पूरी ड्रेस सफेद रंग की पहन रखी थी। उस आदमी को देखकर मेरी जान में जान आई, क्योंकि इस टैक्सी स्टैंड पर बैठे बैठे मुझे तो यही लग रहा था कि ये टैक्सी स्टैंड से कम और खामोशी का मोहल्ला ज्यादा लग रहा है। खैर, वो आदमी मेरे पास आ गया। जैसे ही वो मेरे पास आया तो मैंने देखा कि उसने अपना चेहरा अपने ही सफेद रुमाल से ढक के रखा हुआ था। वो सीधे मेरे पास आया और उसने कहा, भाई साहब, यहाँ पर अभी कोई टैक्सी आएगी क्या? तो इस पर मैंने उसे बताया कि मैं भी खुद यहाँ पर टैक्सी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ, लेकिन मुझे भी कोई टैक्सी नहीं मिल रही है। जैसे उसने ये सुना तो उसने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद वो बोल पड़ा, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक सस्ता बाजार पड़ता है। उस सस्ते बाजार में हमें कोई ना कोई टैक्सी तो मिल ही जाएगी, लेकिन वहां तक हमें पैदल ही निकलना होगा। अब उस आदमी की बात सुनकर मैं पहले तो 2 पल के लिए सोचता रहा। फिर जब मैंने उस स्टैंड की खामोशी को महसूस किया तो मुझे लगा कि मुझे उस आदमी के साथ उसी तरफ निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब बारिश ने सफर के अंदर बाधा डालना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं उस आदमी के साथ निकल पड़ा। अब हम दोनों सबसे पहले उस टैक्सी स्टैंड से बाहर आए तो मैंने देखा कि हम एक सुनसान रोड पर आ गए थे। उसके बाद उस आदमी ने मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। मैं उस आदमी से बात करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे बात करने के मूड में ही नहीं था। उसने अपने छाती को बंद कर लिया था। लगभग 15 मिनट बीतने के बाद अब हम दोनों एक इलाके में पहुंच गए। वहां पर मुझे कुछ टूटे फूटे मकान नजर आ रहे थे और बंजर सी पड़ी हुई जमीन भी दिखाई दे रही थी। सच कहूं तो यहाँ तो उस टैक्सी स्टैंड से भी ज्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन जैसे ही हम दोनों ने एक दरवाजे पर दस्तक दी तो मैंने देखा कि उसके अंदर बहुत सारी दुकानें खुली हुई थी और उनके सामने कुछ लोग बैठे हुए थे और अपने सामान की बिक्री कर रहे थे। उन लोगों को देखकर मुझे काफी अजीब सा लग रहा था। इतने लोग होने के बावजूद भी उस जगह पर इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं था और ऊपर से ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर किसी आदमी की मौत हो गई है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर शोक मना रहे हैं। फिर वो आदमी मुझे वहां से बाहर ले गया और फिर हम दोनों एक रेहड़ी के सामने पहुंचे तो मैंने देखा कि वहां पर उस रेहड़ी के ऊपर मुझे कुछ काजू पड़े हुए नजर आ रहे थे। सामान को देखकर मुझे लगा कि यहाँ का सस्ता सामान मुझे भी खरीद लेना चाहिए, इसलिए मैं सीधा उस रेहड़ी वाले के पास गया तो मेरे साथ साथ वो आदमी भी उस रेहड़ी के सामने आ गया था। जैसे ही मैंने उस आदमी से पूछा कि आखिर ये काजू तुमने कैसे दिए हैं, तो उसने मुझे बहुत ही कम पैसे बताए। लेकिन इसी बीच मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मेरे पूरे शरीर में झुंझुनी सी महसूस हुई। दरअसल मैंने देखा कि जो आदमी काजू बेच रहा था वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। उसके पांव पीछे की तरफ घूमे हुए थे। अब एक पल के लिए तो मैं घबरा गया था, लेकिन इस समय मैं उस आदमी को ये जताना नहीं चाहता था कि मैं उसकी वास्तविकता को पहचान गया हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को शांत रखा और उसके बाद में वहां से पीछे की तरफ पलटने लगा। दरअसल मैंने उस रेहड़ी वाले आदमी को ये बोल दिया था कि इस समय मेरे पास पैसे नहीं है और मैं इस सामान को बाद में खरीद लूंगा। और फिर जैसे मैं पीछे की तरफ आया तो वो सफेद रंग की ड्रेस पहने आदमी मेरे बगल में आकर बोला,
मुझे तो लगा था तुम सामान खरीदने वाले हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने अच्छा ही किया। न जाने वो सफ़ेद कपड़े वाला आदमी बार बार मुझे ऐसी कौन सी बात कह देता था जिसकी गहराई तक जाने के लिए मुझे बहुत सा समय लगता था। साथ ही उसकी हर एक बात के अंदर एक अजीब सा रहस्य छुपा हुआ होता था। तभी उस आदमी ने कहा, वो सामने देखो, एक तांगे वाला खड़ा है। अब ये सुनते ही जब मैंने सामने की ओर देखा तो मैंने पाया कि वहां पर एक तांगे वाला था, लेकिन मेरी नज़र बार बार उसी रेडी वाले की तरफ जा रही थी। मैं उस रेडी वाले से इस कदर डर गया था कि मेरी नज़र उसके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उस सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए आदमी ने मुझसे कहा कि चिंता मत करो, यहाँ पर इस तरह की चीज़ों का दिखना आम बात है और अभी तो तुम्हारा सफ़र शुरू हुआ है। इतना कहने के बाद वो फिर से अपने खामोशी वाले अंदाज में रास्ते पर तेज तेज चलने लगा। अब तक मेरी धड़कनें भी तेज गति से धड़कने लगी थी, लेकिन जब मैं उस रेड़ी से थोड़ी दूर आ गया था तब जाकर मुझे काफ़ी हद तक थोड़ी राहत मिली। इसी बीच हम दोनों उस तांगे के पास पहुंच गए और जैसे हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि हमें वहां पर एक तांगा खड़ा हुआ नजर आ रहा था और उसके ऊपर कोई बैठा हुआ था जो गाने गुनगुना रहा था। फिर मैं सीधा उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो एक महिला थी। अंधेरी रात होने की वजह से मुझे उसका चेहरा ठीक से नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकता था कि वो एक महिला ही थी। हालांकि उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक महिला इतनी रात को यहाँ पर तांगा कैसे चला सकती थी। खैर, मुझे भी इस चीज से कुछ ज्यादा मतलब नहीं था, इसलिए मैंने मतलब की बातें रखते हुए कहा, क्या आप हमें आगे पिपराली स्टैंड तक छोड़ देंगे? मेरी बात सुनते ही उसने हम दोनों को पीछे बैठने का इशारा किया और जैसे मैं पीछे की तरफ घुमा तो मैंने देखा कि वो आदमी तो पहले ही उस तांगे के अंदर बैठ चुका था। ये मेरे लिए थोड़ा अजीब था, मगर मैंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं भी उसी के अंदर जाकर बैठ गया। उसके अंदर बैठने के बाद जब मैंने उस आदमी से उसका नाम और उसके काम के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक तांगा चलाने का काम करता है और उसका नाम नीलेश है। पर मैं और भी बहुत सारी बातें उस आदमी से करना चाहता था, लेकिन तभी उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम उस काजू वाले से यूं घबराए हुए क्यों थे। और जैसे उस आदमी ने मुझे ये बात याद दिलाई तो फिर से मेरे पूरे बदन में एक सनसनी सी मच गई। तभी उसने कहा कि वो देखो, वो काजू वाला अभी भी तुम्हारे पीछे ही आ रहा है। जैसे मैंने उस तरफ देखा तो मेरे हाथ पैर थर थर कांपने लगे थे। दरअसल मैंने देखा कि वो काजू वाला आदमी अपने सर पर एक टोकरी लिए मेरे ही पीछे आ रहा था। दिखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सड़क पर बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन जब मैंने तांगे की स्पीड को देखा तो मैंने पाया कि वो बहुत ही रफ्तार से भाग रहा था। एक तरफ वो काजू वाला भूत बड़े ही आराम से चलकर भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था और उसके और तांगे के बीच में अब ज्यादा कुछ दूरी नहीं थी। तभी मैंने सामने की तरफ बैठी उस महिला से कहा, अरे आप तांगा थोड़ा तेज चलाइए। मैंने इतना कहा ही था कि इतने में मैंने देखा कि उस तांगे को चलाने वाला तो वहां पर कोई बैठा ही नहीं था। अब ये देखकर मैं तो सदमे में आ गया था। मैं हैरानी भरी नजरों से इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि इस समय तांगा बिना ड्राइवर के चल रहा था। और तभी मेरी नजर पीछे की तरफ गई तो मैंने देखा कि पीछे की तरफ से किसी की बात करने की आवाज आ रही थी। और जैसे मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि वही सफेद रंग की ड्रेस पहने हुए आदमी था और उस तांगे को चलाने वाली वही महिला थी। और वो दोनों पीछे की तरफ बैठे हुए थे और वो आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर मेरी तो रूह कांप उठी थी। तभी मैंने देखा कि वो काजू वाला प्रेत भी अब बहुत ही पास आ गया था और वो उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। अब ये सब देखकर मैं तो सदमे में आ गया था और अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि मैं एक भूतों की बस्ती के बीच में फंस गया हूँ और ये लोग मुझे अब इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। तभी मैंने उस आदमी से कहा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? लेकिन उस आदमी ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो उस महिला से बस बात किए जा रहा था। तभी मैंने देखा कि वहां से थोड़ी दूर आगे सड़क से सटा हुआ मुझे मिट्टी का एक छोटा सा टीला नजर आ रहा था। फिर मैं मौका पाते ही तुरंत ही उस तांगे से नीचे कूद गया और जैसे मैं नीचे कूदा तो मैंने देखा कि उन दोनों के पांव भी बिल्कुल उसी काजू वाले भूत की तरह पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। और ये देखकर मेरे तो पसीने छूटने लगे। वहां से मुझे एक कच्चा रास्ता दिखाई पड़ रहा था।
बस फिर क्या था, मैंने उसी रास्ते की तरफ सरपट भागना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ तो मैं पूरी तरह भूतों के बीच में फंस गया था। उस रास्ते पर भागते भागते अब मैं खेतों के बीच में आ गया था, पर वहां पर मुझे सिंचाई नल के चलने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर भी मैं बार बार पीछे की तरफ घूमकर देख लेता, लेकिन अब मुझे पीछे की ओर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर थोड़ी दूर आगे मुझे एक आदमी एक खेत के सामने लकड़ी का दरवाजा बंद करते हुए दिखा। अब उस आदमी को देखकर मैं सीधा उसके पास चला गया, और जब उसने मेरी हालत देखी तो कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ ही गया था कि मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूँ। तभी उस आदमी ने कहा, भाई साहब आप इस तरह से क्यों डरे हो? उसके बाद मैंने उस आदमी को विस्तार से पूरी बात बताई। मेरी बात सुनते हुए उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब आप तो फालतू में डर रहे हो। दरअसल वो एक परिवार है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने वाला आदमी जो आपको यहाँ पर लेकर आया था, वो आपको आपके भले के लिए ही लेकर आया था, और वो काजू वाला आदमी भी उसी की फैमिली का मेंबर है जो अपने काजू को बेचने के लिए आपके पीछे चला आया था। और आप जिस महिला की बात कर रहे हो वो उसी सफ़ेद कपड़े वाले भूत की वाइफ है। दोस्तों आज तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे पहेलियों में फंसा दिया था। उसके बाद उसने बताया कि वो लोग तांगा चलाने का और साथ ही खेती का भी काम किया करते थे, लेकिन फिर एक दिन उसके पूरे परिवार के साथ एक रोड हादसा हो गया जिसके अंदर उन चारों लोगों की मौत हो गई थी। और फिर उसने आगे बताया कि मैं जिस टैक्सी से चलकर आया हूँ वहीं से थोड़ा आगे उनका घर है, और वो आदमी रात को रोजाना उस टैक्सी स्टैंड से यहाँ तक आता है, पर उन लोगों ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उनका डर इस कदर हावी है कि लोग उस टैक्सी स्टैंड पर नजर भी नहीं आते। फिर उसके बाद वो आदमी मुझे वहां से अपने खेत में मौजूद झोपड़ी में ले गया, और वहां पर ले जाने के बाद उसने मुझे रात में आराम करने का सुझाव दिया। मैं आराम से लेट तो गया था, लेकिन अभी भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उसके परिवार में वो 4 मेंबर कौन थे। इस बीच कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और फिर जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं सड़क के बगल में मौजूद खुली जगह पर लेटा हुआ था। ये सब देखकर मैं तो सदमे में आ गया था, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी कभी भी ऐसी कोई घटना हो जाएगी। दोस्तों फिर उसके बाद मैं सीधा अपने घर के लिए निकल गया। तभी मुझे एहसास होने लगा कि चौथे मेंबर के बारे में जिसने मुझे बताया था वो कोई और नहीं बल्कि वो आदमी खुद ही था जिसने मुझे झोपड़ी में रोका था। और फिर वो झोपड़ी और वो आदमी सारी चीजें वहां से गायब हो गई। फिर उसके बाद मैं अपने घर तो आ गया, मगर मुझे करीब 4 दिन तक तेज बुखार रहा। खैर अब मैं एकदम ठीक ठाक हूँ और कभी किसी गलत स्थान से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।